अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम डिस्कस करने वाले लेक्चर वो है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। ये लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो किराएदार होता है उसके बारे में ये डील करता है। अब इसके बारे में हम इसको सारा सेक्शन देखेंगे और इसके बाद जो है एक हम एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे जो कि होगी कि पिटीशन अंडर सेक्शन 15 ऑफ पंजाब रेंटल प्रेमिसेस एक्ट फॉर इलेक्शन ऑफ रिस्पोंडेंट या टेनेंट। किसी हमने टेनेंट को किराएदार को निकालना है तो उसके हम कैसे ग्राउंड्स क्या क्या ग्राउंड्स बनाएंगे कि हम उसको निकाल सकें अपने घर से। तो क्या क्या टर्म एंड कंडीशन होगी, क्या वो कर रहा है, क्यों नहीं अब अपना सारी जितनी टर्म एंड कंडीशन जो कॉन्ट्रैक्ट की है वो नहीं मान रहा। तो ये सारा कुछ जो है ना हम डिस्कस करेंगे। तो इसका जो पहला सेक्शन है वो शॉर्ट टाइटल एक्सचेंज कमेंसमेंट है। ये पूरे पंजाब पे होगा और ये एकदम फोर्स हो जाएगा। ये इससे पूरी एप्लीकेबिलिटी पूरे पंजाब पे होगी इसकी। उसके बाद डेफिनेशंस आती हैं, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो हम पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट मीन्स जो तो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब होगा इसका, और लैंडलॉर्ड में जो ओनर है घर का वो लैंडलॉर्ड कहलाएगा। उसके बाद रेंट का मतलब है एरियर ऑफ रेंट, यूटिलिटी बिल, जो भी रेंट देगा किराएदार उसको हम रेंट कहेंगे। रेंटेड लैंड जो है ना, रेंटेड लैंड मीन्स द लैंड और ओपन स्पेस लेट आउट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और ट्रेड। जो कि रेंट के लिए जगह दी गई है उसको रेंटेड लैंड कहेंगे। और रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो सारे जिन मैटर्स को देखेगा वो रेंट ट्रिब्यूनल होगा। स्पेशल जज जो है ना, मीन स्पेशल जज अपॉइंटेड इस एक्ट, जो कि अपॉइंट किया गया है इस ट्रिब्यूनल के लिए, उसको स्पेशल जज जो हैं वो कहेंगे। इस एक्ट के जरिए जो है ना उसको अपॉइंट किया गया। उसके बाद टेनेंट बताया गया कि टेनेंट कौन है, फिर उसको टेनेंसी का एग्रीमेंट होता है। तो ये सारी डेफिनेशंस थी। मीन्स एग्रीमेंट राइटिंग बाय विच लैंडलॉर्ड लेट्स हाउस प्रेमिसेस टू द टेनेंट। जो टेनेंसी का एग्रीमेंट होता है इसमें लैंडलॉर्ड जो है सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखता है कि ये आपने सारी इन कंडीशंस पे मैं आपको घर दे रहा हूँ, और वो साइन करता है किराएदार। तो फिर उसके बाद उसको घर किराए पर दे दी जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है ना जो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ते हैं। सेक्शन 4 कहता है जी जो पुराने लॉ थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ ये जो है ना ओवरराइड करेगा सब लॉज पे। सेक्शन 5 जो है ना वो डील करता है कि एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, और जो दोनों के दरमियान जो है ना एक एग्रीमेंट होगा, यानी कि जो किराए पे घर दे रहा है और उसका जो किराए पे घर ले रहा है उन दोनों का एग्रीमेंट होगा। और उस एग्रीमेंट के कंटेंट क्या होंगे, वो कंटेंट ये होंगे पर्टिकुलर्स ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। जो लैंडलॉर्ड टेनेंट के पर्टिकुलर्स लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रीमिसेस लिखे जाएंगे, पीरियड ऑफ कितने पीरियड के लिए जो है ना वो दे रहा है टेनेंसी पे, और रेट ऑफ रेंट, रेट ऑफ एनहेंसमेंट, ड्यू डेट, सारे कुछ लिखेगा कि रेट क्या होगा, कितना ये रेंट पे करेगा, कितना इन्हेंस करेगा, ड्यू डेट क्या होगी, और पर्टिकुलर्स ऑफ बैंक अकाउंट लैंडलॉर्ड कि जो है ना रेंट जो पे करना है उसने वो लैंडलॉर्ड अपना बैंक अकाउंट नंबर देगा, इस पर पे कर दे वो। दी पर्पज़ फॉर विच द प्रेमिसेस इज़ लेट आउट, किस मकसद के लिए जो वो घर दे रहा है किराए पे। तो अमाउंट ऑफ एडवांस मनी, सिक्योरिटी और पगड़ी, ये सारा कुछ एडवांस मनी, पगड़ी वगैरह सारा कुछ लिखेगा, मेंशन करेगा उसमें। ये जो है ना ये पर्टिकुलर्स होंगे जो भी टेनेंसी एग्रीमेंट दोनों के दरमियान टेनेंसी एग्रीमेंट बनेगा उसके ये सारे पर्टिकुलर्स होंगे, ये सारा कुछ लिखा जाएगा उसमें। उसके बाद है पेमेंट ऑफ रेंट, कि हर महीने की 10 तारीख को जो है ना जो है वो किराएदार वो किराया देगा। तो अगर कोई किराएदार जो है वो 10 तारीख तक पैसे नहीं देता तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि 1 महीना वो जो है ना वो वेट करेगा। ये नहीं है कि 10 तारीख को उसने पैसे नहीं दिए तो 12, 13 या 14 को वो केस फाइल कर दे कि इसने तो भाई पैसे नहीं दे रहा। नहीं, उसको एक पूरा महीना वेट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगला है जी, अगर दोनों जो है ना टेनेंट और लैंडलॉर्ड वो डिपॉजिट करते हैं फाइन इक्वलेंट टू 5% ऑफ द एनुअल वैल्यू ऑफ द रेंट ऑफ द प्रेमिसेस ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेजरी, उनको तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जो है ना 5% जो है ना वो देना पड़ेगा। इफ टेनेंसी डज नॉट कन्फर्म द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट देन टेनेंट शैल नॉट एंटरटेन। अगर वो इस तरह के ये नहीं करेंगे तो फिर जो है ना वो क्या करेगा, रेंट ट्रिब्यूनल जो है ना वो एंटरटेन नहीं करेगा एप्लीकेशन को। अपनी एप्लीकेशन को एंटरटेन करवाने के लिए उनको 5% जो है ना एनुअल देना पड़ेगा, टेनेंट को भी और लैंडलॉर्ड को भी। ठीक है। उसके बाद आ गया जी सब लेटिंग, जो है ना किराएदार वो मज़ीद किसी जगह पे किराए पे नहीं दे सकता। अगर कोई टर्म एंड कंडीशन में लिखा हुआ है फिर तो वो किराए पे दे सकता है।
मिसाल के तौर पे एक आदमी ने घर किराए पे लिया 10,000 का और वो 12-13 हज़ार रुपये किराए पे चढ़ा के चला जाता है। ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो लिखा हुआ है, उसमें पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है, जो रेंट डीड बनी थी उसमें अगर लिखा हुआ है फिर तो वो कर सकता है। अगर वो नहीं लिखा हुआ, रिटन कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, उसकी कंसेंट है, सबलेट द होल पार्ट ऑफ द प्रेमिसेस और ट्रांसफ़र टू असाइन ऑफ द, अगर वो इसमें उसकी जो है कंसेंट है तो ठीक है, अगर कंसेंट नहीं है तो फिर वो सबलेट नहीं कर सकता। अब ऑब्लिगेशंस ऑफ लैंडलॉर्ड, जो ऑब्लिगेशंस है लैंडलॉर्ड के वो राइट होंगे टेनेंट के, और जो राइट ऑफ द टेनेंट्स होंगे वो ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड होंगे। अब ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड यानी कि राइट्स ऑफ टेनेंट क्या हैं। सबसे पहला राइट उसका ये है लैंडलॉर्ड का ऑब्लिगेशन, सबसे पहले ऑब्लिगेशन लैंडलॉर्ड का ही है। और टेनेंट का राइट क्या है, प्रोवाइड सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ टेनेंसी एग्रीमेंट टू द टेनेंट, टेनेंट को जो है ना एग्रीमेंट की कॉपी दे, और रिपेयर द प्रेमिसेस, उसकी जो है ना प्रेमिसेस को रिपेयर करे, नेसेसरी टू हैबिचुअल कंडीशन हो जाके वो वहाँ पे रहने के काबिल हो सके। पे द टैक्स फ़ी, अब फ़ी को टैक्स की जो है ना वो सारी पे करे, जितने टैक्सेस हैं सारे पे करें। अब क्या क्या के काम वो नहीं कर सकता, ये तो सारा कुछ करना था उसको, और क्या के काम वो नहीं कर सकता। कट ऑफ, सस्पेंड, विद होल्ड जस्ट फॉर सफिशेंट कॉज, यूटिलिटी बिल अगर नहीं दिया हुआ तो ये ना बिजली काट दे, उसकी गैस काट दे। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ तो ठीक है, वरना नहीं काट सकता वो। एंटर द प्रेमिसेस विदाउट गोइंग टेनेंट रिलीव नोटिस, और उसके प्रेमिसेस में दाखिल हो जाए बगैर नोटिस के, ठीक है, ये भी नहीं कर सकता। इफ लैंडलॉर्ड निगलेक्ट्स और फेल्स टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन अंडर दिस एग्रीमेंट, अगर वो लैंडलॉर्ड जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रहा तो फिर क्या है, टेनेंट जो है ना वो एप्लीकेशन रेंट ट्रिब्यूनल को ये दे सकता है कि ये भाई ये अपनी सर जितनी भी है ना ये अपनी कोई भी ऑब्लिगेशंस जो है ना पूरी नहीं कर रहा, तो लिहाजा इसको ऑब्लिगेशंस पूरी करवाई जाएँ। फिर वो एप्लीकेशन देगा रेंट ट्रिब्यूनल को। उसके बाद फिर है जी रेमेडीज़ फॉर रेंट, द रेंट ट्रिब्यूनल में, उसके बाद रेंट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है। उसके बाद है जी इफ़ अ लैंडलॉर्ड हैज़ फेल्ड टू कीप द प्रेमिसेस इन द हैबिचुअल कंडीशन, अगर वो हैबिचुअल कंडीशन में रखने में नाकाम है लैंडलॉर्ड, अगर वो जो टेनेंट है वो खुद कोई खर्चा वगैरह कर लेता है तो उसकी फिर वो रीइम्बर्समेंट होगी। ये रीइम्बर्समेंट में 14 में ये बताता है, अगर वो जो है कोई टेनेंट जो है ना खुद काम कर लेता है, सारी गैस वगैरह कुछ ठीक कर लेता है, कुछ मरम्मत वगैरह कर लेता है, रिपेयरिंग कर लेता है घर की, तो फिर जो है ना कोई टैक्स वगैरह पे कर लेता है, फिर उसकी रीइम्बर्समेंट हो जाएगी। तो एक्सपेंसेस के जो है ना सारे एक्सपेंस जो है ना वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है जी ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट क्या है, टेनेंट की क्या ऑब्लिगेशंस हैं। अब जो टेनेंट की ऑब्लिगेशन है वो राइट ऑफ, वो किसके राइट्स हैं, लैंडलॉर्ड के। अब इसके जो है ना सबसे पहला है कि कीप द प्रीमियम कंडीशन, उसको जो है अच्छी हालत में रखें, जिस मकसद के लिए इसको दिया गया था उसी मकसद के लिए इस्तेमाल करें। अलाउ द लैंडलॉर्ड टू एंटर द प्रीमियस फॉर द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन, और इंस्पेक्शन और रिपेयरिंग के लिए उसको अलाउ करें। और हैंड ओवर द वेकेंट, जब वो ख़त्म हो जाए टेनेंसी एग्रीमेंट तो वो उसको हैंड ओवर कर दे पोजेशन वापस। अब वो क्या क्या काम नहीं कर सकता, जैसे ऊपर बताया था लैंडलॉर्ड नहीं कर सकता, इस तरह से टेनेंट भी कुछ काम नहीं कर सकता। वो क्या, नेबर्स को तंग नहीं कर सकता, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई कमरा है उसमें 2 कमरे, ये ना 2 कमरे बना के बैठ जाए तो ये भी नहीं कर सकता। वो महल्लेदारों को तंग भी नहीं कर सकता वो, ये सारे जो है ना वो ही कर सकता है। ये सारी उसकी ऑब्लिगेशंस हैं टेनेंट की, कि वो ये काम नहीं कर सकता। लैंडलॉर्ड की ऑब्लिगेशंस क्या थी कि वो सारा कुछ उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा, टैक्स वगैरह पे करेगा, बिजली पानी देगा, घर को मैसर करेगा। और जो है टेनेंट की क्या है कि वो साफ़ सुथरा रखेगा, जिस मकसद के लिए वो इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। और जब वो ख़त्म हो जाए, मकसद टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए तो उसके पोजीशन उसके हवाले कर दे। महल्लेदारों को तंग नहीं करेगा, स्ट्रक्चर चेंज वगैरह नहीं करेगा। तो लैंडलॉर्ड में फाइल एन एप्लीकेशन, अब टेनेंट भी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और लैंडलॉर्ड भी फाइल एप्लीकेशन कर सकता है। लैंडलॉर्ड फेल्स, इफ टेनेंट फेल्स टू फुलफिल एन ऑब्लिगेशन अंडर दिस एक्ट टेनेंसी एग्रीमेंट, द लैंडलॉर्ड में गिव नोटिस इन राइटिंग, पहले नोटिस देगा टेनेंट स्पेसिफाइंग द एक्ट और ओमिशन, और उसके बाद टू बी टेकन विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो स्पेसिफाइड टाइम है उसके दरमियान जो है ना वो एक्शन लेगा। और इसी तरह लैंडलॉर्ड भी जो है ना वो ऑब्लिगेशन सीख कर सकता है कि इसको निकाल दिया जाए घर से, जिसको हम एप्लीकेशन भी देखेंगे।
उसके बाद है रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस। ये मैंने आपको बता दिया, जो भी काम खुद करेगा तो उसको वो रीइंबर्स कर सकता है, सारे जो है ना क्लेम कर सकता है एक्सपेंसेस को। अब इस सेक्शन 15 जो है ना ग्राउंड ऑफ एफिक्शंस है। इसी ग्राउंड पे इसी सेक्शन के तहत जो है ना हम एप्लीकेशन भी फाइल करेंगे कि कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसके बिना पर एक किराएदार को घर से बेदखल किया जा सकता है या उसको निकाला जा सकता है। उसके सबसे पहले जी पीरियड ऑफ टेनेंसी एक्सपायर्ड। अगर एक साल के लिए दिया गया था, 1 साल ख़त्म हो गया है, तो फिर वो उसको ये ग्राउंड है कि उसको बेदखल कर सके। उसके बाद है जी द टेनेंट हैज़ फेल्ड टू पे और टेंडर द रेंट विद इन 30 days आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। ये मैंने आपको बताया था कि 30 दिन वो इंतज़ार करेगा एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। अगर उसने रेंट पे नहीं किया, यानी कि 2-3 दिन बाद कह दे कि जो तुम घर खाली कर दो, 1 महीना पूरा इंतज़ार करेगा। द टेनेंट हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ टर्म एंड कंडीशन। वो ब्रीच ऑफ टर्म एंड कंडीशन जो है ना उसने वो की हैं टेनेंट ने, तभी वो बेदखल कर सकता है उसको। द टेनेंट हैज़ कमिटेड द वायलेशन ऑफ ऑब्लिगेशन अंडर सेक्शन 13। सेक्शन 13 की जो ऑब्लिगेशन जो है ना टर्म एंड कंडीशन उसको वायलेट किया है, तब भी किया जा सकता है। और टेनेंट हैज़ यूज द प्रेमिसेस फॉर द पर्पज़ विच इज़ डिफरेंट फॉर द। अगर किसी और मकसद के लिए दिया गया था, वो कुछ और करना शुरू हो गया, तो उससे भी उसको खाली कराया जा सकता है घर। असल एक काम के लिए दिया था उसको कि तू यहाँ पे रिहाइश रख, और वो वहाँ पे कोई इलीगल चीज़ बेचना शुरू हो जाता है, तो ये भी इलीगल तो बिल्कुल ही नहीं इजाज़त। तो अनऑथराइज जो है ना वही आता है कि काम तो लीगल है लेकिन उसकी इजाज़त नहीं दी गई थी, रेंट एग्रीमेंट में नहीं लिखा होता, वो तो वो अनऑथराइज्ड हो जाएगा, तो वो भी नहीं काम कर सकता। टेनेंट हैज़ सबलेट द प्रेमिसेस, और उसने किसी और को किराए पे दे दिया है, तो ये भी जो है ना ये सारी जो है ना ये सब के सब जो है ना ये ग्राउंड्स हैं जिसकी बिना पर एक किराएदार को बेदखल किया जा सकता है, घर से निकाला जा सकता है। उसके बाद सेक्शन 16 कहता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। इसके पहले तो होता है रेंट कंट्रोलर होता था। अब गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश रेंट ट्रिब्यूनल इन डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट रेंट ट्रिब्यूनल जो है ना वो एस्टैब्लिश करेगी। रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ 1 or more स्पेशल जजेस। लाहौर हाई कोर्ट के स्पेशल जजेस जो है ना वो अपॉइंट किए जाएंगे। एम्पावर्ड सिविल जजेस, और सिविल जज को जुडिशल मजिस्ट्रेट रेंट कंट्रोलर भी बनाया जा सकता है। मे का लिखनी शैल नहीं यूज़ किया, इसका मतलब बनाया जा सकता है। द रेंट ट्रिब्यूनल शैल एक्सरसाइज एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, और रेंट ट्रिब्यूनल जो है ना वो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है उसकी अंडर दिस एक्ट। अब ये भी आप देख लें, जहाँ पे प्रॉपर्टी है उसी जुरिस्डिक्शन में जो है ना केस भी फाइल की जाए, एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी। ये नहीं है कि आप लाहौर के रहने वाले हैं, किसी और शहर में जाके आप केस फाइल कर दें जी वहाँ पे मेरा घर है, अब वो उसको मैंने बेदखल करना है, नहीं ऐसे नहीं होगा। जो जुरिस्डिक्शन होगी तो सारा कुछ वही करेगा जो उसी जुरिस्डिक्शन के अंदर होगा। उसके बाद रेंट रजिस्ट्रार है जी। गवर्नमेंट शैल अपॉइंट रेंट रजिस्ट्रार इन अ डिस्ट्रिक्ट। हर एरिया में डिस्ट्रिक्ट में वो रेंट रजिस्ट्रार जो है ना वो अपॉइंट करेगी। रेंट रजिस्ट्रार शैल मेंटेन रजिस्टर अंडर पर्टिकुलर्स एंड टेनेंसी एग्रीमेंट, और जो है ना मेंटेन रजिस्टर करेगा। और पर्टिकुलर्स जो है ना टेनेंसी एग्रीमेंट के वो पर्टिकुलर्स जो है ना सारे के सारे जो है ना रेंट रजिस्ट्रार एक रजिस्टर में लिखेगा। और स्टाफ जो है ना रेंट ट्रिब्यूनल जो है ना वो द गवर्नमेंट में अपॉइंट स्टाफ ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल टू परफॉर्म सच फंक्शंस में भी प्रिस्क्राइब, और स्टाफ को जो है ना अपॉइंट किया जाएगा। उसके बाद फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फ़ाइल करने का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से एप्लीकेशन फ़ाइल की जाएगी। अब एप्लीकेशन जो है ना शैल कंटेन कंसाइज स्टेटमेंट फैक्ट्स होंगे, जैसे हम रिलीफ क्लेम करते हैं, जैसे कि हम सारा कुछ केसेस जैसे हमने ड्राफ्ट किए हैं, इसी तरह से इसमें भी होगा। सारे फैक्ट्स आएंगे, फिर रिलीफ क्लेम करेंगे। और डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ जो है ना रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन पोजेशन ऑफ द एप्लीकेंट, जो उनकी पोजेशन में हैं तो वो सारी जो है ना उसकी कॉपीज़ जो है ना वो साथ लगाई जाएंगी। इफ़ द एप्लीकेशन इज़ फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट, अगर वो बेदखली का है, अपने इसकी किराएदार की बेदखली का है, द लैंडलॉर्ड शैल सबमिट दिस एफिडेविट, तो आपके साथ एफिडेविट लगाएगा। एंड एफिडेविट ऑफ नॉट मोर देन 2 विटनेसेस के साथ एफिडेविट्स लगाएगा, तो वो भी कि मैं इसको बेदखल करना चाहता हूँ किराएदार को। ठीक है, ये एप्लीकेशन के इसके पर्टिकुलर्स हैं कि फैक्ट्स आएंगे साथ, जो एप्लीकेशन बनी है उसमें सारे फैक्ट्स लिखेंगे, उसमें साथ हम रिलीफ क्लेम लिखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लगेंगी साथ। रेंट एग्रीमेंट हो गया, इस तरह से और भी जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो ज़रूरी होंगे, आईडी कार्ड की कॉपीज़ होगी, रेंट एग्रीमेंट, आईडी कार्ड की कॉपीज़ होगी, और इसके अलावा और भी जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो भी साथ लगेंगे इसके। अगर एविक्शन के लिए है तो 2 विटनेसेस जो है ना वो
साथ लगाए, 2 विटनेस के साइन भी होंगे एफिडेविट पे, अगर वो लैंडलॉर्ड एविक्ट करना चाह रहा है, बेदखल करना चाह रहा है किराएदार को। उसके बाद है अब जो आगे बताया जाता है कि अपीयरेंस ऑफ पार्टीज़ एंड कॉन्सिक्वेंस नॉन अपीयरेंस। अगर पार्टीज़ जो नहीं आती तो फिर इसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। ए नोटिस अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी कंप्लीट कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी डॉक्यूमेंट एनेक्स विद द एप्लीकेशन इफ़ द रिस्पोंडेंट फेल्स टू अपीयर इन द रेंट ट्रिब्यूनल। अगर रिस्पोंडेंट जो है ना वो नहीं आता रेंट ट्रिब्यूनल में, तो नोटिस हैज़ बीन नॉट बीन सर्व ऑन द रिस्पोंडेंट और द रिस्पोंडेंट इज़ विलिफुली अवॉइडिंग द सर्विस ऑफ द नोटिस रेंट ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट सर्विस नोटिस। तो अगर वो अवॉइड करना चाह रहा है तो willfully avoiding the services of the notice, the rent tribunal में डायरेक्ट सर्विस ऑफ द नोटिस। तो डायरेक्ट सर्विस जो है ना फिर वो रेंट ट्रिब्यूनल करेगी, क्या अफिक्स करेगी ऑफ द नोटिस कॉन्सिक्वेंस पार्ट पे जो है ना ऑफ द रेंटेड प्रेमिसेस ऑफ द रेजिडेंस, वहाँ पे एक कॉपी जो है ना नोटिस की जो है ना फिक्स कर दी जाएगी। प्रेस में जो है पब्लिकेशन कर दी जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक पे पब्लिकेशन कर दी जाएगी। नोटिस हैज़ बीन सर्व रेंट ट्रिब्यूनल में प्रोसीड एक्स पार्टी फाइनल ऑर्डर। अगर वो नहीं आता तो उसके बाद जो है ना फिर एक्स पार्टी डिक्री जो है ना वो जारी कर दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद 4th सेक्शन कह रहा है जी, सब सेक्शन 4 कह रहा है इसका कि इफ़ एन एक्स पार्टी ऑर्डर इज़ पास्ड अगेंस्ट रिस्पोंडेंट, यानी कि जो टेनेंट है, द रिस्पोंडेंट में विद इन 10 days फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज, जब उसकी नॉलेज में आ गया उसके 10 दिनों के अंदर अंदर अप्लाई फॉर द रेंट ट्रिब्यूनल फॉर सेटिंग असाइड, कि वो कह सकता है कि सेट इस डिग्री को सेट असाइड कर दो। फिर आगे उसको रीज़न बतानी पड़ेगी। इफ़ द रिस्पोंडेंट शोज़ अ सफिशेंट कॉज, अगर वो सफिशेंट कॉज बता देता है फॉर नॉन अपीयरेंस की, द रेंट ट्रिब्यूनल में सेट असाइड द एक्स पार्टी डिग्री, और वो रेंट ट्रिब्यूनल में सेट असाइड कर देगी एक्स पार्टी डिग्री को। ठीक है, पार्टीज खुद भी आ सकती हैं और रिकग्नाइज एजेंट के थ्रू भी जो है ना वो आ सकते हैं। 7वां पॉइंट है इफ़ ऑन द फिक्स डेट, अगर फिक्स डेट है द एप्लीकेंट फेल टू अपीयर, एप्लीकेंट नहीं आता, द रेंट ट्रिब्यूनल में डिसमिस द एप्लीकेशन, तो जो है फिर रेंट एप्लीकेशन जो है ना उसको डिसमिस कर दिया जाएगा। उसके बाद 8 है इसका, इफ़ एन एप्लीकेशन हैज़ बीन डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट अपीयरेंस ऑफ द एप्लीकेंट, अगर एप्लीकेंट के नहीं आने के एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है एंड एन एप्लीकेशन रिस्टोरेशन ऑफ द सेम इज़ मेड 30 days, और 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिस्टोर करा जा सकता है। टेनेंट की दफ़ा यह था कि उस सेट एक्स पार्टी डिग्री हो जाएगी, अगर वो नहीं आता, अगर वो आ जाता है तो फिर उसको रीज़न बताता है कि सफिशेंट कॉज बतानी पड़ेगी कि मैं इस वजह से नहीं आया था, तो उसके बाद जो है वो एक्स पार्टी डिग्री जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यार काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसमें इंपॉर्टेंट आगे ये आ जाता है कि रिकॉर्डिंग एविडेंस होगा। उसके बाद है जी द रेंट ट्रिब्यूनल, सेकंड इसका पॉइंट, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल ट्रीट एन एफिडेविट फाइल द पार्टी एज एविडेंस, तो एफिडेविट को जो है ना वो एविडेंस मानने की। द ऑर्डर ऑफ अटेंडेंस रिस्पोंडेंट क्रॉस एग्जामिनेशन होगा दोनों का, और इफ़ द सो रिक्वायर्ड बाय पार्टी प्रोडक्शन ऑफ द डिपेंडेंट क्रॉस एग्जामिनेशन, द ट्रिब्यूनल शैल नॉट ग्रांट मोर दैन 2 अपॉर्चुनिटीज़ टू पार्टी प्रोडक्शन एविडेंस, 2 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ कोर्ट नहीं देगी, ट्रिब्यूनल नहीं देगी कि एविडेंस को प्रोड्यूस किया जाए। तो उसके बाद जो है ना आगे बताया है रेंट ट्रिब्यूनल जो है ना वो इसकी पावर जो है ना वो सिविल कोर्ट की पावर्स हैं। डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन जो है ना, पीरियड ऑफ डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन, द रेंट ट्रिब्यूनल शैल पास द फाइनल ऑर्डर ऑन एन एप्लीकेशन एंड एक्सप्रेसली एज पॉसिबल बट नॉट लेटर दैन 4 months फ्राम द डेट ऑफ फाइलिंग। इसकी बहुत जल्दी हियरिंग होती है, 4 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो इसकी केस फाइल हो जाता है। इफ़ द फाइनल ऑर्डर इज़ नॉट पास्ड ऑन द एप्लीकेशन विद इन द पीरियड ऑफ 4 months, अगर 4 महीने के अंदर अंदर जो है ना वो एप्लीकेशन उसका अगर 4 महीने के अंदर अंदर जो है ना फाइनल ऑर्डर नहीं होता, तो रेंट ट्रिब्यूनल शैल कंडक्ट प्रोसीडिंग ऑन डे टू डे बेसिस, तो फिर वो रोज़ इसकी प्रोसीडिंग करेगी। उसके बाद अपील का बताया गया, नो अपील शैल लाई अगेंस्ट इंटरकुलेटरी ऑर्डर पास बाय द रेंट ट्रिब्यूनल, इंटरकुलेटरी ऑर्डर जो है ना जो रेंट ट्रिब्यूनल जो है ना वो करेगी, उसके खिलाफ कोई अपील नहीं दायर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये सारा अपील का था। फिर उसके बाद जनरल ट्रांसफ़र के बारे में बताया गया है, ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। उसके बाद ये सारे ज़्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। उसके बाद मैं आपको इसके बताता हूँ कि उसके बाद हम अब ये एप्लीकेशन देखते हैं। रेंट ट्रिब्यूनल को जो है ना वो एप्लीकेशन दी गई है, ये एक पिटीशन है जिसका ओनर है जो घर का, और ये जो है ना रिस्पोंडेंट है जो कि टेनेंट है जो किराएदार में रह रही है, घर में रह रही है। उसके बाद है जी
इसके फैक्ट लिखते हैं। सबसे पहले हम फैक्ट लिखेंगे कि कौन लैंडलॉर्ड एंड रिस्पोंडेंट 25,000 रुपये में पर मंथ में जो घर फिक्स हुआ था कि घर देगी। चाहे मीरा में सारे डिटेल लिखेंगे, इसमें घर दे रह रहे थे, इसमें ये 5 मरले का घर है, ईस्ट वेस्ट में किस किस का घर आता है, ताकि वो सारा कुछ जो है ना कोर्ट को पता चल सके, ट्रिब्यूनल को पता चल सके कि ये वाकई यही घर है। उसके बाद है दैट द रिस्पोंडेंट वाज इन पोजेशन ऑफ द अबव सेट रेंटेड प्रेजेंस अलॉन्ग विद ओपन ग्राउंड, आगे ग्राउंड भी ओपन है, 5 मरला 2021 में इन द ईयर पिटिशन रेज हिज कंस्ट्रक्शन ओवर द प्लॉट एंड रेंटेड प्रेमिसेस वाज रिड्यूस टू द एक्सटेंट मेंशन इन पैराग्राफ, जो फिर उसने पैरा नंबर 1 में दिया गया कि रेंट कर दिया उसने, नए खुद जो है ना वो नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है। दैट द रिस्पोंडेंट रेगुलरली पेड द रेंट, पहले रेगुलरली जो है ना उसने रेंट पे किया उसने, तो जनवरी 2021 तक जो है ना वो 2021 तक उसने सारा रेंट पे करते रही है। और उसके बाद दैट द रिस्पोंडेंट हैज़ नाइदर, उसके बाद उसने कोई रेंट पे नहीं किया 2021 जनवरी 21 तक, उसके बाद उसने कोई रेंट पे नहीं किया। दैट द पिटिशनर यूज टू पुट ऑफ द मैटर ऑफ वन एक्सक्यूज़, जब भी जाए तो उसका कोई ना कोई नया बहाना हो जाता था। हाउएवर शी फेल्ड टू फुलफिल द कमिटमेंट, उसने कमिटमेंट करने से जो है ना कासिर है, फेल हो गई है जो कमिटमेंट पूरी करने से। द पिटिशनर आस्क्ड द रिस्पोंडेंट टू वेकेट द प्रेमिसेस, हैंड ओवर द पोजीशन पिटिशनर एंड पे द मंथली रेंट पर मंथ फॉर लास्ट 6 months, बट शी सेड false promises in the presence of witnesses, and a week ago she refused to make any payment of rent, hence this petition। ठीक है, मतलब ये है कि पहले उसने ना कहा कि घर खाली कर दो और मुझे 25,000 रुपया दो, फिर उसने दोनों की मौजूदगी में जो है कहा कि मैं दे दूँगी, लेकिन वो भी उसने नहीं दिया और रिफ्यूज़ कर दिया रेंट देने से। दैट रिस्पोंडेंट इज लीगली बाउंड टू पे द मंथली रेंट, और वो लीगली बाउंड है रेंट पे करने में, एंड शी हैज़ कमिटेड विलफुल डिफॉल्ट इन सच शी इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू रिटेन पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, और वो अब इस पोजेशन को रिटेन करने की अहल नहीं है। उसके बाद कॉज ऑफ एक्शन है जी एक्रूड फर्स्टली इन द मंथ ऑफ जनवरी में आया, व्हेन रिस्पोंडेंट फेल टू पे द रेंट, जब रिस्पोंडेंट फेल हो गई रेंट पे करने में, उसके बाद दैट रिक्वायर्ड कोर्ट फी हैज़ बीन फिक्स्ड, कोर्ट फीस लगा दी गई है और ये जुरिस्डिक्शन है इनकी। अब प्रेयर क्लॉज में आ जाएगी अंडर द सर्कमस्टांसेस एंड सबमिशन सबमिटेड अबव, जो भी ऊपर हमने फैक्ट्स बताए हैं, इट इज़ देयरफुली रिस्पेक्टफुली प्रेयर्ड दैट एविक्शन ऑर्डर में बी ग्रेसफुली बी पास इन फेवर ऑफ द पिटिशनर के हक में ऑर्डर पास किए जाएँ एंड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट, और रिस्पोंडेंट के अगेंस्ट जो है ना ऑर्डर पास किया जाए और उसको डायरेक्ट किया जाए कि वो डिलीवर करे, या तो वो घर खाली करे या फिर वो किराया दे दें। नीचे फिर आगे एडवोकेट हाई कोर्ट का नाम भी सारा कुछ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको बताया था सबसे पहले आपने पूरी प्रॉपर्टी का नाम लिखना है जो भी है, उसके बाद बताना जी आपने पहले रेगुलरली देती रही है रेंट, उसके बाद उन्हें रेंट नहीं देना बंद कर दिया उसने, फिर हमने कहा कि 25,000 रेंट दो, मैं 2 गवाह ले गया था, गवाहों की मौजूदगी में उसने कहा कि मैं रेंट दूंगी, फिर वो उसने गवाहों की मौजूदगी में भी रेंट देने से इनकार कर दिया और लीगली बाउंड थी देने की। अब वो टाइटल नहीं है कि वो जो है ना पोजीशन को रख सके, तो लिहाजा अब हमने फिर क्या प्रेयर क्लॉज में कहा कि हमारे हक़ में डिक्री जारी की जाए और उसके ख़िलाफ़ डिक्री जारी कर दी जाए। तो ये जो थी, इसके बाद अब मैं आपको इसका समराइज़ करके बता देता हूँ कि सबसे पहले हमने देखा इसके एग्रीमेंट होता है, सबसे पहले एग्रीमेंट के फिर पर्टिकुलर्स क्या क्या होंगे, क्या क्या लिखा जाएगा उसमें, उसके बाद फिर जो है उसके बाद हमने देखा किराएदार जो है मज़ीद घर किराए पे नहीं दे सकता, ऑब्लिगेशन ऑफ लैंडलॉर्ड फिर देखी हमने क्या ऑब्लिगेशंस क्या क्या हैं लैंडलॉर्ड की, और उसके बाद क्या क्या वो काम नहीं कर सकता, घर का बिजली वगैरह नहीं काट सकता, ऑब्लिगेशंस यहाँ कुछ कुछ ठीक ठाक घर के मेंटेन करे, चार्जेस दे, टैक्स वगैरह पे करे। ऑब्लिगेशन ऑफ टेनेंट देखा हमने 13 में कि टेनेंट की ऑब्लिगेशंस है कि वो साफ़ सुथरा रखे, वेयर एंड टियर से बचाए घर को, और उसके बाद किसी और को ना घर दे, और घर को इंस्पेक्शन के लिए जो है ना लैंडलॉर्ड को आने दे। वो क्या काम नहीं कर सकता, वो काम ये नहीं कर सकता कि वो लोगों को तंग नहीं कर सकता, मलेदारों को पार्टीशन वगैरह नहीं कर सकता,
ठीक है। और रिइंबर्समेंट या कि अगर वो खुद काम कर लेता है, घर में कोई छोटा मोटा काम होता है पैसे लगा कर, तो वो रिइंबर्समेंट कर सकता है, उससे पैसे ले सकता है मालिक मकान से। फिर आगे ये ग्राउंड ऑफ एविक्शन हमने देखा कौन कौन से ग्राउंड है कि इसमें सबसे पहले जो है ना टेनेंसी जब एक्सपायर हो जाएगी, टेनेंट हैज़ कमिटेड ब्रीच ऑफ टर्म एंड कंडीशन, और उसने जो टर्म एंड कंडीशन है उसको ब्रीच कर लिया है, तो अगर वो घर का किराया नहीं दिया उसने तो जो 30 डेज़ के अंदर उसको जो है ना निकाला जा सकता है। 30 डेज़ के बाद जो है ना उसको निकाला जा सकता है। उसने कोई भी टर्म एंड कंडीशन की वायलेशन की है तो उसके बाद किसी और को घर दे दिया उसने, फिर भी उसको निकाला जा सकता है। उसके बाद ये हमने सारी चीज़ें आगे देखी, रेंट रजिस्ट्रार देखा, फाइलिंग एप्लीकेशन के हमने प्रोसीजर देखा, क्या क्या उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और उसके बाद जो है ना फिर एविक्शन हुई थी, उसके डॉक्यूमेंट लगे थे। फिर आगे देखा हमने लीव टू कंटेस्ट, रिटर्न अप्लाई, और आगे फिर हमने अपील का प्रोसीजर देखा, रिकॉर्डिंग का एविडेंस होगी। अगर उसमें से पहले नहीं आता, टेनेंट नहीं आता, तो फिर एक्स पार्टी डिक्री हो जाएगी। अगर उसमें एप्लीकेंट नहीं आता तो उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, अगर एप्लीकेंट नहीं आता तो फिर डिसमिस हो जाएगी। तो ये इसकी आगे फिर आगे एक्सरसाइज सिविल कोर्ट जो है ना, इसकी रेंट ट्रिब्यूनल टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सिविल कोर्ट की जो पावर जो है ना वो एक्सरसाइज करेगी। फिर आगे अपील का प्रोसीजर बताया गया। उसके बाद हमने जो है वो एक एप्लीकेशन देखी है कि किस तरह से किराएदार की बेदखली के जो है ना हम निकाल सकते हैं एप्लीकेशन दे के, पटिशन फाइल करके। तो ये उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा लेक्चर, जो पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009 था। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।